पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो क्या हाल चाल है आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। उम्मीद करता हूं आप लोग 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ आदर्श प्रश्न पत्र 2023-2024 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। कैसा पेपर आएगा आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा में और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यह जो मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे, जैसा कि आप सभी को पता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। मैंने सामाजिक विज्ञान विषय के, हिंदी विषय के, गृह विज्ञान विषय के, चित्रकला विषय के और साथ ही साथ आपकी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। बिना निर्देश पढ़े आप पेपर को मत हल करें। यहाँ पर पहला निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आप पेपर अच्छे से पढ़िएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आपको आता है पहले आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप छोड़ देंगे। कॉपी में पेज मत छोड़ना, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित है। यानी आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर 2 खंड में विभाजित देखने को मिलेगा, खंड आ और खंड बा। अब आगे यहाँ पर है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। खंड आ में कितने नंबर के? 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? OMR शीट पर फिल करना है। कैसे फिल करना है मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यदि OMR शीट में मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर सही बी था और आपने डी गोला काला कर दिया, तब आपको क्या करना है? ना तो इसे इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही इस पर व्हाइटनर का प्रयोग करना है। आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट निर्देश में भी लिखा हुआ है। अगला है निर्देश खंड बा, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। फिर अगला है निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, यह भी उसी प्रश्न के सम्मुख अंक लिखे हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपको मानचित्र मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी में अच्छे से बांध दीजिएगा, छूटने न पाए। और यहाँ पर अगला है निर्देश दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बारी आती है खंड आ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 20 नंबर के प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे।
पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों दिए गए विकल्पों में से बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिख या ज्यूसेपी मैत्सिनी। उत्तर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। यहाँ पर ये जो थे 1815 की वियना संधि से संबंधित थे। अगला प्रश्न संख्या 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताओ। यहां पर आप देखोगे दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व है कि सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। यानी यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। शेष 3 विकल्प जो दिए गए हैं ये तीनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कारण क्या था। विकल्प हैं बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से क्यों गिर गई थी? क्योंकि इसका प्रमुख कारण था महामंदी जो 1929 में आ गई थी पूर्ण रूप से पूरे विश्व में। अगला है प्रश्न संख्या 4, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित था? अमेरिका में स्थित था। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? विकल्प इस प्रकार से, पहला कठोर संविधान, दूसरा शक्तियों का केंद्रीयकरण, तीसरा विकल्प संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, यानी संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? उत्तर हो जाएगा कठोर संविधान, पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, भाषा है या दोनों हैं? तो उत्तर क्या होगा? धर्म और भाषा ये दोनों सामाजिक विभाजन के कारण हैं। उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका है। यही विकल्प सही है। बाकी जो शेष यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हें भी देख लीजिएगा, ये गलत हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। जैसा कि मैं आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को या ज्यूसेपी मैत्सिनी को? तो ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? ज्यूसेपे मैत्सिनी को माना था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है? उत्तर क्या होगा? विकल्प आ और बा दोनों। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है? यह नागरिकों को या नागरिकों में समानता
को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, यानी यहाँ पर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो आप सभी जानते हैं मृदा जो है किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन तो है नहीं, जैव संसाधन भी नहीं है, संभावित संसाधन भी नहीं है। यह कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन। अगला प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि संकुचन की प्रक्रिया तेजी से होती जा रही है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? विकल्प इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भारत का कोई राज्य ऐसा है जहां पढ़े लिखे यानी साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो है केरल। और केरल राज्य में ही शिशुओं की जो मृत्यु दर है यानी जो बच्चों की मृत्यु दर है बिल्कुल निम्नतम है। उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पर भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी जब भूमि बंजर हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? भूक्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 है और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। प्रश्न क्या है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? विकल्प हैं इस प्रकार से, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और चंबल घाटी। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पहला है विकल्प उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, दूसरा वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, तीसरा अधिक मजदूरी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा हो सकता है? जब उनकी मजदूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है आंसर आसानी से करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला, भूतापीय ऊर्जा एवं बा दोनों। उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, यह भी सही है। दूसरा है विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा जाने लगा। और तीसरा विकल्प है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न इस प्रकार से हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस मॉडल पेपर के, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर
पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का, और यदि आप इसका उत्तर नहीं करना चाहते बोर्ड परीक्षा में तो आप अथवा में जो आप देखेंगे, अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न दिया होगा उसका आप आसानी से उत्तर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर अथवा में प्रश्न क्या है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। और प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपने मत पर स्पष्ट कीजिए, यानी उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, अथवा में परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है, तो इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लेना। 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप का प्रश्न होगा। अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और अथवा में प्रश्न है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप सभी लोग, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 भी है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए या कारण सहित उत्तर लिखिए। अथवा में प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 का है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम भी लिखना है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपको OMR सीट में नहीं, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, और वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस तरह के 5 प्रश्न मानचित्र से रिलेटेड होंगे। और इसके बाद यहां पर आप देखोगे नौखा के अंतर्गत भी प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं।
दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा और नाम सहित आपको लिखना है। फिर नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा और चित्र आपको कहाँ लिखना है, आम पर लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे महानदी चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, यहाँ पर चित्र द्वारा नाम लिखना है आप सभी को। अगला है प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मैंने बता दिया है कि 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आप लोग अब इसी पैटर्न पर आधारित अपने पेपर की तैयारी कर लो और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।